पिछले पार्ट में सूमो के इनविटेशन के बाद जब यांग काय ब्लैक पिन माउंटेन पर पहुंचता है तो वहां वो देखता है कि फेंग यूटार के शाओ फेंग ने सूमो और बाकी उसके सारे साथियों को हरा दिया है। अभी शाओ फेंग सिर्फ ऐसा उसके साथ खड़ी उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था, जो कि असल में ब्लड बैटल ग्रुप नाम की एक जगह की यंग मास्टर है। असल में जिस तरह से लिंगजियाओ पवेलियन है, सेम उसी तरह से फेंग यूटार है और इन्हीं की तरह एक तीसरा भी सेक्ट है जिसे ब्लड बैटल ग्रुप कहा जाता है और इस लड़की का नाम है मिया। ये जानबूझकर अभी शाओ फेंग को भड़का रही थी, लेकिन यांग काय के यहाँ आने के बाद यांग काय शाओ फेंग को रोकता है, साथ ही पहले उसके सारे साथियों को हराकर फिर यांग काय की फाइट शाओ फेंग से होती है। यांग काय ने यहाँ शाओ फेंग को भी अपनी एक नई यांग एनर्जी वाली टेक्निक से हरा दिया था। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांग काय अपने घर वापस लौट आया था। यहाँ अभी वो अपने हाथ पर लगी उस चोट को देख रहा था जो कि शाओ फेंग के साथ बैटल करते वक्त उसे लगी थी। यांग काय देखता है कि ये घाव बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सोचता है कि ये सिर्फ बॉडी डैमेज का घाव है, इसका मतलब इस पर दवाई लगाने की जरूरत नहीं। यही सोचते हुए वो दवाई की बोतल को वापस रख देता है, क्योंकि दवाई की बोतल भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में आती है और यांग काय नहीं चाहता कि वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वेस्ट करे। हालांकि वहाँ बैंडेज लगाने के बाद यांग काय कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था, क्योंकि आज इस फाइट के बाद से यांग काय को अपनी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो महसूस हो रहा है जिसे उसे कल्टीवेट करना ही होगा। यहाँ कल्टीवेशन के दौरान वो पूरी तरह से उसमें खो चुका था और कब शाम हो गई ये चीज भी वो नहीं समझ पाया, लेकिन फाइनली शाम होने तक उसकी जो एनर्जी थी वो पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी थी और अब वो बॉडी टेम्पर रियलम के 8 लेवल पर पहुंच चुका था। यांग काय सोचता है कि अभी कल परसों ही मैंने ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन मैंने इतनी जल्दी फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। इसका कारण सिर्फ वही बैटल है, मुझे और भी ऐसे ओपोनेंट्स ढूंढने होंगे। हालांकि इसके बाद वो बाहर देखता है जहां उसे पता चलता है कि अब तो रात होने वाली है। वो सोचता है कि इसी वजह से मुझे भूख लग रही है। कल्टीवेशन के दौरान मुझे समय का पता ही नहीं चला। बस इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि यांग काय वापस से अपने काम के लिए आया हुआ था, जहां वो उसी जगह पर झाड़ू लगा रहा था जहां उसकी फाइट युन तियान से हुई थी। यहाँ झाड़ू लगाते वक्त अचानक ही उसे पीछे से आवाज आती है। वो जो भी था वो उसे सीनियर कह रहा था। यांग काय आवाज से ही पहचान गया था कि ये सूमो है, इसलिए यांग काय तुरंत ही अपने हाथ की वो झाड़ू वहाँ सूमो के सामने करते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हालांकि सूमो यहाँ यांग काय को शुक्रिया कहने आया था, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही यांग काय ने सूमो की जान बचाई। अभी सूमो के हाथ में 2 बड़े बड़े बर्तन थे। यांग काय पूछता है कि अब तो तुम समझ ही गए होगे कि इसमें क्या है। वो असल में दोनों बर्तन में वाइन रख कर लाया था। ये असल में जापानीज और चाइनीज कल्चर है, जहाँ जब 2 लोग एक साथ चीयर्स करते हुए वाइन पीते हैं तो उनकी दोस्ती को पक्का माना जाता है। इसी वजह से अभी यहाँ सूमो तो वाइन के बड़े बड़े बर्तन लेकर आया है। अभी पहले वो वाइन पीकर दिखाता है जिससे यांग काय को भरोसा हो जाए कि उसके अंदर उसने कुछ नहीं मिलाया है। जैसे ही यांग काय को यकीन होता है तो वो दोनों वाइन पीते हैं और इसके बाद दोनों ही बर्तन को नीचे फोड़ देते हैं। जो आवाज वहीं एक दूसरे डिसाइपल ने सुन ली थी, ये सीनियर डिसाइपल था। वो वहाँ से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कौन है जो शोर मचा रहा है। मैं वहाँ आया और मुझे जितने भी लोग दिखे तो उन सभी को 5-5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का फाउल देना होगा। ये सुनते ही सब वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद जब वो सीनियर डिसाइपल वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। हालांकि उसे उन टूटे हुए बर्तन में थोड़ी सी वाइन जरूर मिल गई थी। वैसे शाम के समय हम देखते हैं कि यांग काय और सूमो दोनों ही एक तालाब के पास बैठकर साथ में वाइन पी रहे थे, जहां सूमो ने भी यांग काय से माफी मांग ली थी। यांग काय ने भी उसे तुरंत माफ कर दिया था, जिस चीज को लेकर सूमो खुद भी हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि यांग काय उसे इतनी आसानी से माफ कर देगा। खैर, यांग काय ने माफ कर दिया है, इसलिए वो खड़े होता है और तुरंत ही अपने पास से एक छोटी बोतल निकालता है जिसके अंदर वो युआन दान पिल्स खरीद कर लाया है। वो यांग काय से कहता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था। यांग काय अभी मन में सोच रहा था कि वो यांग टेक्निक को परफॉर्म करता है और साथ ही वो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, जिस चीज से उसे यांग एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है। यांग एनर्जी किसी भी दूसरी एनर्जी से कहीं ज्यादा प्योर और पावरफुल होती है, इसलिए यांग काय को इस तरह की युआन दान पिल्स की जरूरत नहीं, लेकिन अभी वो मना नहीं कर सकता था। तभी सूमो यांग काय को जबरदस्ती वो बोतल पकड़ा देता है और कहता है कि ब्रदर तुम्हें इसे रखना ही होगा, जिसके बाद यांग काय ने उसे रख लिया था। वैसे अब सूमो कहने लगा था
कि देखो मैंने तुम्हें परेशान किया था, इस चीज की कीमत मैंने चुका दी। इसका मतलब अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई फेवर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे साथ एक जगह चलो, तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। ये सुनकर यांकाई समझ गया था कि सुमो किस जगह की बात कर रहा है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ वैन हुआ मैंशन नहीं जाऊंगा। असल में वैन हुआ मैंशन वो जगह है जहाँ पर लड़के एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये सुनकर सुमो कहने लगता है कि भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें उस जगह अगर चाहूँ तो भी नहीं ले जा सकता, वरना मुझे मेरी सिस्टर से बहुत मार पड़ेगी। मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अब वो दोनों ही उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लगे थे। वैसे यहाँ आगे बढ़ते हुए सुमो यांकाई से पूछता है कि ब्रदर, जब तुम पहली बार मेयर से मिले थे तब तुम्हारी पहली मुलाकात बहुत अजीब रही, क्या तुम्हें तब मजा आया? जिस पर यांकाई कहता है कि भाई तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो। बस इसके बाद अब सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सुमो और यांकाई उस जगह के लिए निकल पड़े थे जिस जगह के बारे में सुमो ने पिछले दिन यांकाई को बताया था। यहाँ उनके साथ जाओ यू और युन तुयान भी थे। अभी यांकाई सुमो से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, जिस पर सुमो उसके नजदीक आते हुए धीरे से उसे बताने लगता है। लेकिन यांकाई उसे दूर हटाकर कहता है कि तुम ये बात जोर से भी बोल सकते हो। जिस पर सुमो कहता है कि हम असल में ट्रेड मार्केट जा रहे हैं। वो बताता है कि यहाँ पर दूसरी फैमिलियाँ भी आती हैं, जैसे कि फेंग यूटार और ब्लड बैटल ग्रुप के लोग। यांकाई को अभी ब्लड बैटल ग्रुप के बारे में वैसे तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सुमो बताता है कि ब्लड बैटल ग्रुप के जो सेक्ट लीडर है उनका नाम हुमेन है और मेयर उन्हीं की बेटी थी। इस पर यांकाई थोड़ा सा हैरान होता है। वैसे तभी युन तुयान कहने लगता है कि हम पहले भी यहाँ ट्रेड मार्केट आ चुके हैं। पिछली बार मुझे यहाँ से तियान युन फ्रूट मिला था। वैसे देखा जाए तो ये उसके नाम का बिल्कुल उल्टा है, लेकिन असल में ये एक स्पिरिचुअल फ्रूट है। हालांकि तभी सुमो कहने लगता है कि ये एक लो ग्रेड स्पिरिचुअल फ्रूट है। मेरे ग्रैंडफादर के गार्डन में तो बहुत सारे अच्छे स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी जाओ यू कहने लगता है कि ये बात कौन नहीं जानता। वैसे भी ब्रदर सुमो के ग्रैंडफादर लिंगजियाओ पवेलियन के सेकंड एल्डर सू जुआन है, उन्हें हर कोई जानता है। अभी सुमो तो इन बातों से बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा था। तभी यांकाई सुमो से पूछता है कि भाई क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, क्या हमारे लिंगजियाओ पवेलियन में कोई 11th एल्डर भी है? जिस पर सुमो हंसते हुए कहता है कि नहीं, लीडर के अलावा हमारे यहाँ पर टोटल। वो लीडर के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि हमारे लीडर लगभग इमॉर्टल रियलम पर पहुँचने ही वाले हैं। ये सुनकर वो सभी हैरान हो गए थे। सुमो बताता है कि फेंग यूटार के लीडर जियाओ रुओ और ब्लड बैटल ग्रुप के लीडर हुमेन दोनों ही हमारे सेक्ट लीडर की बराबरी नहीं कर सकते। ये सुनकर वो लोग और ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही वो पूछते हैं कि आखिर वो ब्रेक थ्रू कब करने वाले हैं। जिस पर सुमो अचानक ही उदास हो गया था। वो कहता है कि अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो वो 10 साल पहले ही ब्रेक थ्रू कर लेते, लेकिन किसी रीजन के चलते वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। ये सुनकर सभी हैरान थे। वो सुमो से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, जिस पर सुमो कहता है कि ये बात मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। लेकिन वो सभी सुमो से कहने लगे थे कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमें बस क्यूरियोसिटी में छोड़ना चाहते हो, हमें बताओ, और अगर तुम्हें नहीं बताना था तो तुमने हमें इतनी बात भी क्यों बताई। ये सुनकर सुमो फैसला करता है कि वो उन्हें आगे की बात बताएगा, लेकिन ये चीज कोई और ना सुन ले, इसलिए वो उन्हें नजदीक आने को कहता है। वो बताता है कि आज से 10 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से हमारे सेक्ट लीडर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे। वो बताता है कि हमारे सेक्ट लीडर ने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 डिसाइपल्स चूज किए थे। उन दोनों ही डिसाइपल्स के सोचने का तरीका अलग था। इस वजह से लीडर हमेशा दोनों से अलग तरीके से बिहेव करते थे और इसी कारण से जो जूनियर डिसाइपल था उसे लगा कि शायद उसके मास्टर सिर्फ सीनियर डिसाइपल पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। इस कारण उसने कुछ इविल टेक्निक सीखना शुरू कर दी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन इविल स्पिरिट्स ने उस डिसाइपल पर काबू कर लिया। और इसके बाद 10 साल पहले वाली वो खूनी रात आई जिस दिन रात के समय उस जूनियर डिसाइपल ने अपने साथी मतलब उस सीनियर डिसाइपल को जान से मार दिया। हालांकि तब सेक्ट लीडर वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने उसे रोका, लेकिन तब तक वो भाग गया। यहाँ सेक्ट लीडर ने देखा कि उनका सीनियर डिसाइपल मारा जा चुका है, जिसके बाद अचानक ही ना जाने कैसे उनके बाल और दाढ़ी दोनों ही सफेद हो गए और इसके बाद उनकी कल्टीवेशन बढ़ना ही रुक गई। हालांकि उन्होंने कुछ समय बाद उस जूनियर डिसाइपल के बारे में पता लगा लिया और उसे लेकर ड्रैगन स्ट्रीम में कैदियों के साथ सील कर दिया। ये वही जगह थी जहाँ यांकाई 11th लीडर से मिला था कि कहीं वो 11th एल्डर ही तो लिंगजियाओ पवेलियन के लीडर तो नहीं। जब वो ऐसा सोच रहा था
तब एक दूसरा डिसाइपल आवाज लगाता है कि ट्रेड मार्केट ओपन हो चुका है। ये सुनते हुए वो चारों वहाँ ट्रेड मार्केट की तरफ भागते हैं। उस जगह पर आकर यांग काई देखता है कि ये जगह तो कमाल की है। वो कई सारी शॉप्स थी। इस पर सूमो कहता है कि ये जगह कमाल की क्यों ना हो। यहाँ तीनों अलग अलग सेक्ट इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। यहाँ सामान बेचने का सबसे बड़ा बिजनेस होता है, इस वजह से यहाँ उन्हें हर चीज मिल जाएगी। वैसे असल में यांग काई यहाँ पहली बार आया है, इस वजह से उसे इस सब के बारे में नहीं पता। तभी सूमो उसे एक मैंशन की तरफ पॉइंट करते हुए दिखाता है कि यहाँ पर हमारे लिंगजियाओ पवेलियन के डिसाइपल्स रहते हैं। साथ ही वो उसे अपनी सिस्टर सुयान के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि अभी हम मेरी सिस्टर सुयान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना उसके सामने तुम कुछ गड़बड़ मत करना, वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर यांग काई कहता है कि तुम अपनी सिस्टर की बहुत ज्यादा तारीफ करते हो, क्या सच में वो इतनी पावरफुल है? जिस पर सूमो कहता है कि हाँ, वो एक को डिसाइपल है और यंगर जनरेशन में वो सबसे पावरफुल है। इसके बाद ये तुरंत ही उस जगह पहुंच चुके थे जहां सुयान रहती है। वहां आने के बाद अभी जैसे ही सूमो आगे जाकर गेट ओपन करता है तो अचानक ही वो जगह पूरी तरह से जम जाती है। ये सुयान की बार थी, जिसके कारण सूमो वापस आकर पीछे गिर पड़ा था। यांग काई भी ये चीज देखकर हैरान था। वैसे तभी अंदर से सुयान की आवाज आती है। वो सूमो से कहती है कि तुम समझ गए होंगे। इस पर सूमो पूछता है भाई क्या समझ गया होगा? तो सुयान कहती है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? जिस पर सूमो कहता है कि हाँ, मेरे पार लेवल की वजह से। इस पर सुयान बोलती है कि बिल्कुल तुमने सही पहचाना, तो इसका कारण क्या है? सूमो कहने लगता है कि क्योंकि मैं हमेशा खेलता रहता हूँ, इस वजह से मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाया। अभी सूमो के दोस्त यहाँ हंस रहे थे, लेकिन सूमो उन्हें चुप कराता है। तभी सुयान सूमो से कहने लगती है कि तुम जानते हो कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। जिस पर सूमो प्रॉमिस करता है कि अगली बार मैं जब आऊंगा तो मेरा लेवल बढ़ चुका होगा। ये सुनकर सुयान कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम यहाँ से जाओ। हालांकि इसके बाद वो यांग काई से बात करती है और कहती है कि तुम जरूर वही लड़के होंगे जिसने शाओ फेंग को पीटा था। यांग काई कहता है कि हाँ मिस, मैं वही हूँ। तो इस पर सुयान कहती है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम सूमो का पीछा छोड़ दो, ये तुम्हें भी आलसी बना देगा। इस पर सूमो के दोस्त फिर से हंसने लगे थे। वैसे इसके बाद अब ये चारों यहाँ से जाने लगते हैं। अभी यांग काई मन में सोच रहा था कि जब मिस सुयान की आवाज इतनी अच्छी है तो ये दिखती कैसी होगी। उसी समय हमें सुयान का चेहरा दिखाया जाता है। वैसे ये बात एक स्पॉइलर होगी, लेकिन असल में सुयान ही आगे चलकर यांग काई की फर्स्ट वाइफ बनेगी। सुयान का यहाँ चेहरा दिखाते हुए ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।